हम लोग मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसमें मॉडर्न इंडिया को हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें प्री और मेंस दोनों एक साथ देख रहे हैं। अगर आप पीसीएस मेंस या यूपीएससी का मेंस या अदर स्टेट जो भी मेंस के एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव मोड पर है। जीएस में आप देखेंगे तो हर किसी के जीएस के मेंस में क्या है, आपका टॉपिक 2 ही जो मॉडर्न इंडिया का, जिसकी शुरुआत 1757 से लेकर के कहाँ तक 1947 तक है। 1757 का मतलब प्लासी का युद्ध, यानी प्लासी आपको पढ़ना होगा। प्लासी से आप जब आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडिया वहीं से आपकी शुरुआत है और आपके सिलेबस भी वही है और सवाल पूछे भी गए हैं। प्लासी युद्ध में बेसिकली देखा जाए तो कब हुआ इसकी बात नहीं की जाती है, लेकिन सीधा सवाल आपके मेंस में क्या है कि प्लासी का इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत में, या भारत की उस जो तात्कालिक परिस्थिति से उसने प्लासी ने कैसे प्रभावित कर दिया। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक बात और है कि प्लासी की महत्ता क्या है, प्लासी का कारण क्या है, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस एग्जाम में। प्री एग्जाम में प्लासी कब हुआ, उसका सन की बात, डेट की बात की जाए तो प्री का एग्जाम हो आपके वहाँ। तो प्लासी का कारण आपको बता दिया गया है, उसके महत्व बता दिया गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसने कैसे तात्कालिक परिस्थिति प्रभावित कर दिया वो आपको बता दिया गया। बक्सर को बताया गया, यानी बंगाल में हमने नवाब, प्लासी और बक्सर दोनों महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा किया कि प्लासी का परिणाम बक्सर है और बक्सर प्लासी के बिना अधूरा है ना। किसके बिना अधूरा है? प्लासी के बिना। प्लासी नहीं तो बक्सर नहीं, और बक्सर नहीं तो प्लासी की महत्ता नहीं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी महत्ता पे हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, एक उसमें क्या एक क्वेश्चन बचा है, और क्या, बक्सर और प्लासी का तुलनात्मक अध्ययन करना। उनकी तुलना करने के लिए एक सवाल ही मेंस के लिए बचा हुआ है। लेकिन क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद जो भारत का इतिहास है वो कह सकते हैं कि एक नए स्वरूप में आ गया। कैसे नए स्वरूप में? बक्सर के युद्ध ने इस बात का निर्णय कर दिया कि भारत की सत्ता किसके हाथों में होगी, भारत पर राजनीतिक नियंत्रण किसका होगा। यह निर्णय बक्सर ने किया 1764 में। बक्सर के युद्ध में षड्यंत्र नहीं, साजिश नहीं, धोखेबाजी नहीं है, थोड़ी बहुत है। सैन्य कुशलता के दम पर कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर में विजय प्राप्त की, और चूंकि उसने 3 संयुक्त सेनाओं का सामना किया था, जिसमें अवध की सेना थी और शाह आलम की भी सेना थी, यानी कि मुगल सम्राट की सेना थी, और किसकी सेना, जो बंगाल का नवाब था यानी मीर कासिम की सेना थी। मतलब पहले था, बाद में हटा के उसे मीर जाफर बना दिया गया था। यानी 3 संयुक्त सेनाओं का सामना किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हेक्टर मुन्नो ने किया था। तो कहीं ना कहीं सैन्य कुशलता के बदले उन्होंने जीता। अगर ये भी कहा जाए कि इस युद्ध में एक खास बात और रही कि बक्सर के युद्ध में अगर शाह आलम द्वितीय के सभी सैनिक ठीक से युद्ध में पार्टिसिपेट किए होते या भाग लिए होते तो युद्ध का नज़ारा कुछ और होता और युद्ध का परिणाम भी कुछ और होता। अगर बक्सर का परिणाम कुछ और होता तो भारतीय इतिहास कुछ और होता। ये सच है। लेकिन बक्सर के परिणाम ने भारत के भविष्य को क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया कि भारत का भविष्य अब क्या होगा। क्योंकि राजनीतिक रूप से नियंत्रण कहाँ शुरू हुआ? बक्सर के बाद शुरू हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की अहम भूमिका है। रॉबर्ट क्लाइव, अच्छा एक बात और पहले जान लीजिए कि बक्सर की ठीक बात, मैं इस पर क्लास ले चुका हूँ, पर आप रिकॉल करिए। बक्सर युद्ध के बाद सबसे पहले इलाहाबाद की संधि हुई। उस इलाहाबाद संधि 2 संधियाँ हुई। पहली संधि जो हुई थी वो मुगल सम्राट शाह आलम के साथ किया, और दूसरी संधि पहले हुई 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765। यह संधि अवध के नवाब किसके साथ, शुजा-उद-दौला के साथ किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इन दोनों संधियों के होने के बाद, चूंकि अब मीर जाफर भी नहीं है, मर चुका है, तो उसके पुत्र कौन, नजमुद्दौला को क्या बनाया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब जब नजमुद्दौला को बनाया गया तो क्या नजमुद्दौला का भारत पर नियंत्रण रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि नजमुद्दौला भारत पर उस समय मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां या सिराज के तरह शासन कर रहा था, या मीर जाफर या मीर कासिम जैसा क्या हुआ बंगाल का नवाब था? तो बिल्कुल नहीं था।
क्योंकि उसकी शक्तियों को छीण कर दिया गया था। वह नाम मात्र का निजामत कर रहा था, ये निजाम जैसा बन गया था। जबकि भू राजस्व की जो वसूली का अधिकार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे छीन लिया था? नवाब से। तो काहे का नवाब? नवाब तो उत्तरदायित्व के तो उसका रहेगा, बनेगा, भी दायित्व के अधीन होगा, लेकिन वह भू राजस्व की वसूली अगर नहीं कर सकता है तो जाहिर सी बात है जो आर्थिक उसकी अर्थव्यवस्था है या आर्थिक चीज़ उसकी क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी। तो नाम मात्र का क्या रह जाएगा? नाम मात्र का नवाब ना कह के निजाम या निजामत के पद का सृजन कहाँ किया गया? एक संध, एक व्यवस्था बनाई गई। यानी कि अगर ये मैं कहूँ कि भारत में, अब चूँकि टॉपिक भी आ चुका हूँ मैं, टॉपिक हमारी क्या आज की है? बंगाल में द्वैध शासन। यानी द्वैध शासन मीन्स क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। क्यों किया? इसका जवाब ढूंढना होगा आपको। और लेकिन द्वैध शासन किसका परिणाम है? तो मैं आपको बता दूं, द्वैध शासन इलाहाबाद संधि के ठीक बाद हुआ है। यानी इलाहाबाद की दोनों संधियों के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की नींव कहाँ रखी? भारत में। द्वैध शासन वास्तव में किसकी देन है? एक लेखक है लियोनस कॉर्टिस। लियोनस कॉर्टिस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में दोहरे शासन या द्वैध शासन के बारे में चर्चा की थी। अब हमें ये देखना है कि बंगाल के द्वैध शासन में हमें अध्ययन क्या करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्वैध शासन का क्या अर्थ है और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा डीजीसी यानी क्या, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, क्यों वहाँ बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? क्या उसे लगा कि उसने ऐसा किया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा? कहाँ? बंगाल पर या देश की उस जो है राजनीतिक स्थिति पर। बंगाल में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई तो उसका प्रभाव देश के अन्य हिस्सों में पड़ा या नहीं पड़ा? और दूसरा, क्या यह लाभकारी थी? द्वैध शासन लाभकारी था या इसमें कोई दोष भी था? इसको अब आप ढूंढेंगे। यानी अंत में जब जाएंगे तो अंत के पहले आप क्या ढूंढना पड़ेगा? क्या इसके कोई लाभ हैं या इसमें कोई दोष भी है? जब इसके लाभ और दोष का अध्ययन हम कर लेते हैं तो हमें फिर क्या जानना होगा? हमें जानना होगा क्या? द्वैध शासन का अंत क्यों हुआ? अगर इसके लाभ होंगे तो अंत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें दोष थे तो जाहिर सी बात है इसका अंत करना होगा। और अंत करने के लिए कौन आएगा? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आपको जो भी लेक्चर अवेलेबल किया जा रहा है, सारे लेक्चर्स को आप देखिए और कहानी कनेक्ट करिए, पूरा आनंद लीजिए। कोई भी सवाल मेंस का, प्री का इससे बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब आपसे बातें करनी है कि द्वैध शासन आप किसे मानेंगे, या आपसे कहा जाए कि ड्यूअल गवर्नमेंट के लिए एक शब्द में क्या कहा जाए। तो अगर देखा जाता है कि बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रांत हो, दोहरा शासन हम कब कह देंगे? जैसे हमने लिखा कि द्वैध शासन का क्या अर्थ है, तो इसी को लोग क्या कहते हैं? दोहरा शासन भी कहते हैं। और देखा जाए तो द्वैध ही दोहरा है, इसमें और कोई मतलब कि कोई एक ही राज्य हो और वहां शासन दो लोग कर रहे हैं, है ना? तो उसी कहा जाता है क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में क्या है? जो गवर्नमेंट ही तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उसके भी अपने दायित्व है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है, उसके भी अपने दायित्व है। तो हमारे द्वैध शासन जैसी व्यवस्था है ना, जो 1935 में भी रही, प्रांत में खत्म हुई, सेंटर में चली गई। तो अब आपको लिखते भी रहना है, जब दो शासक एक साथ, दोहरा शासन क्या है? इसका अर्थ जब दो शासक एक साथ, कौन? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं, सत्ता का संचालन करते हैं, तो इसे ही डायआर्की यानी क्या? द्वैध शासन कहा जाता है। डायआर्की यानी द्वैध शासन कहा जाता है। बस इतनी बात आप जानेंगे तो आपको ठीक है, इसका जानने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट डाट रख के दूसरा पॉइंट बनाइए, उसमें क्या लिखेंगे आप?
लिखेंगे द्वैध शासन, द्वैध शासन का सिद्धांत, द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले, द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेस कार्टिस, लियोनेस कार्टिस द्वारा अपनी पुस्तक डायआर्की में दिया गया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो द्वैध शासन है, इस शब्द का सबसे पहले इसका उल्लेख किसने किया है? लियोनेस कार्टिस ने किया है अपनी पुस्तक डायआर्की में, है ना। डायआर्की मतलब द्वैध शासन ही है, डायआर्की में किया। ये इसका बेसिक समझ है और इसका अर्थ जानना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है नहीं भी जानते। सीधा सवाल यहाँ आपसे क्या किया जाए कि द्वैध शासन का भारत में आरंभ क्यों, ये सवाल आपके लिए है। या द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ही क्यों लागू किया, ये सवाल है। ऐसे सवाल को ढूंढना है। तो आप समझ गए, यानी दोहरा शासन या द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हों तो इसे ही हम डायआर्की यानी द्वैध शासन कहते हैं। यानी दो शासक एक ही एरिया में, एक ही राज्य में अगर क्या करते हैं, सत्ता संभालते हैं, तो उसे दोहरा शासन ही कहा जाता है। जैसे घर के अंदर जिम्मेदारियां दो लोग हों, अलग अलग दे दिया जाता है, लोगों अलग अलग जिम्मेदारी होती है। जैसे दो भाई आपके हैं, तो एक भाई से कहा गया कि आप क्या करेंगे, आप दुकान संबंधी सारा निर्णय यानी व्यवसाय संबंधी सारा निर्णय करेंगे, आय व्यय का ब्यौरा देंगे। और जो खेत में काम करता है उससे कहा गया कि आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है। तो अलग अलग जिम्मेदारियों में अलग अलग मालिक बना दिया जाए तो हम दोहरा शासन ही है ना। तो आपके दादाजी चुपचाप बैठे हों, कुछ ना बोलते हों, तो ऐसे डायआर्की ही है, दोहरा शासन, से दोहरा शासन ही कहा जाता है। अब आप हेडिंग बना लेंगे क्या, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू किया, इसका जवाब ढूंढिए। ये दूसरा आपका, ये जो आप रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्यों द्वैध शासन बंगाल में लागू किया गया, तो लिखोगे क्या, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू इसलिए किया गया क्योंकि वह मानता था कि यह एक विशाल राज्य है, विशाल राज्य है जिस पर शासन प्रबंध करना आसान नहीं है, क्योंकि
उसके पास योग्य अधिकारियों की कमी थी। योग्य अधिकारियों की कमी थी। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सोच रहा है। ये सोच रहा है रॉबर्ट क्लाइव। उसने कहा भाई हम द्वैध शासन ना अपनाएं तो करें क्या करें। अगर हम द्वैध शासन नहीं अपनाएंगे तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है। अब कहा गया बड़ा राज्य तो बड़ा कैसे हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद, देखिए नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ बंगाल ही मिला था, लेकिन बक्सर के बाद जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा की भी दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि हम एक साथ इस पर शासन करना, हमारे शासन प्रबंध करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो योग्य अधिकारी हैं नहीं। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज कहते हैं, लोग कहते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज है। आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है क्या कि बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज है। दिमाग की उपज है। हो गया? रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज है। अब चलते हैं आगे। दूसरा सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, इसे मैंने नहीं लिखा था, मैं एक हेडिंग आपको दे रहा हूं ऐसे ही। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, हेडिंग बना लीजिएगा आप। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत। अब आप इस बात को जानते हैं कि जो है इलाहाबाद की संधि 1765, आप जानते हैं ना, 1765 में एक संधि, दो संधियां हुई। पहली संधि किससे हुई? शाह आलम यानी मुगल सम्राट शाह आलम से। और दूसरा क्या हुआ? अवध के नवाब से। तो जब अवध के नवाब से संधि संपन्न हुई, और इस संधि के, या मैं कहूं सीधा कि इलाहाबाद की दोनों संधियों के पश्चात ही रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में आ चुका था कि अब मुझे क्या करना है, डायआर्की सिस्टम को अप्लाई करना है बंगाल में। और डायआर्की सिस्टम को अप्लाई करने के लिए उसने उस बात को ध्यान रखते हुए उसने किया क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? जो बंगाल का नवाब जिसे बनाया, जिसका नाम आप जानते क्या है, नज्म उद दौला को बनाया। और नज्म उद दौला को जो बंगाल का नवाब बनाया, तो उसे निजामत दिया। कहने के लिए क्या था? नवाब, लेकिन वास्तव में उसे बना दिया क्या? निजाम। और इलाहाबाद की संधि होने के बाद जब उसने बंगाल का नवाब नजमुद्दौला कौन है? मीर जाफर का बेटा है। इससे भी रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? एक संधि किया। और संधि किया किस बात की? कि आपको सिर्फ प्रशासन का अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? प्रशासन का अधिकार होगा। और भू राजस्व आपके पास नहीं होगा। इनसे ये कहा दिया। क्या कहा? नजमुद्दौला से एक संधि किया रॉबर्ट क्लाइव ने। कहा महोदय, आप नवाब, यानी कि नवाब न के अब निजाम होंगे। निजाम का मतलब राज्यपाल होता है, ये आप समझिएगा। निजाम हुई तो उनको कहा कि आप निजाम होंगे, ये निजामत आपको दी जाएगी, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप उसका निर्णय करेंगे, लेकिन आप
भू राजस्व का निर्णय नहीं करेंगे। भू राजस्व का संबंध अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा, वो वसूलेगी और डिसाइड करेगी कितना लेना है और इसका क्या करना है कहना है। इस तरह बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होगी, यहीं से द्वैत शासन शुरुआत होगी, नहीं तो नहीं होती। अब इसी को आप लिख डालेंगे, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला से संधि कर, बंगाल के नए नवाब नजमुद्दौला से संधि कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव ब्रैकेट पर लिख सकते हैं आप, ने नवाब को निजामत ब्रैकेट में प्रशासन का अधिकार दिया, लेकिन दीवानी ब्रैकेट में भू राजस्व, दीवानी ब्रैकेट में भू राजस्व वसूली ब्रैकेट बंद का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद अपने पास रख लिया, खुद अपने पास रख लिया। हो गया। इस तरह बंगाल में प्रशासन का दोहरा ढांचा बना, इस तरह बंगाल में प्रशासन का दोहरा ढांचा बना, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। अब बन गया आगे पेटू, ठीक, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। निजामत का सिर्फ किसका जिम्मेदार है? प्रशासन का। और कौन निजामत देख रहा है? नजमुद्दौला, नज्म उद्दौला, है ना। यानी बंगाल के नवाब के पास, किसके पास है? जो बंगाल का नवाब उसके पास निजामत किसके पास है? नजमुद्दौला के पास, जो कि क्या है? नजमुद्दौला बंगाल का नवाब है। अब दूसरा अधिकार दीवानी का होता है। दीवानी का मतलब कि भू राजस्व की वसूली। क्या? भू राजस्व की वसूली। अब वसूली करने वाला कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो आप क्या कहेंगे? ये क्या बन जाएगा? प्रशासन का दोहरा ढांचा, प्रशासन का दोहरा ढांचा, यानी क्या बन गया? ये द्वैध शासन। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कैसे। अब एक बात समझिएगा, ये दोहरा जो यानी जो द्वैध शासन है, इसके में दो बिंदु महत्वपूर्ण बनेंगे आपके लिए। ऐसे ही आप एरो बना के सेट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे बनाया हूं मैं ऐसे ही। और नीचे 2 पॉइंट कर दीजिएगा, 2 पॉइंट में कर दे रहा हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना उत्तरदायित्व के लाभ कमाया या उठाया, जो भी आप लिख दीजिएगा। इस द्वैध शासन में जो दो बातें निकल के आ रही हैं, क्या कि ब्रिटिश मतलब बिना उत्तरदायित्व की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना उत्तरदायित्व के ही लाभ कमाया, लाभ उठाया। और दूसरी बात क्या निकल के आती है इसको देख करके ग्राफ को? बिना लाभ के, बिना लाभ के नवाब ने उत्तरदायित्व या ब्रैकेट में
प्रशासन की जिम्मेदारी ली। अब आप समझ सकते हैं, इससे ही तो बात निकल के आई, दो बिंदु निकल के आएंगे भाई। द्वैत शासन बंगाल में जब बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, उन संधियों के बाद जब मीर जाफर के बेटे नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस बात का हवाला दे करके कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है, इस पर शासन करना आसान नहीं है, मेरे पास योग्य अधिकारी नहीं है, इसलिए इस पर हम डायआर्की सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो उसने किससे समझौता किया? वो समझौता किया, संधि किया किससे? नजमुद्दौला बंगाल के नवाब से। कहा क्या, आप नवाब तो हैं और नवाब रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक कार्यों को सिर्फ देखेंगे, जो आपका भू राजस्व की वसूली का काम है वो हमारे पास खुद रहेगा। यानी कौन देखे दीवानी कार्यों के, कौन जिम्मेदार होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार होगी। अब इन जिम्मेदारी को जैसे दोनों लोगों ने बांट दिया, नजमुद्दौला को प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया और दीवानी वसूली यानी उन राज्य की दीवानी अधिकार किसे दे दिए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए। तो यहाँ प्रशासन का दोहरा ढांचा बनकर तैयार हुआ। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, प्रशासन का दोहरा ढांचा तैयार हुआ, जिसे हम भारतीय इतिहास में ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम के नाम जानते हैं या द्वैत शासन कहते हैं। और वही द्वैत शासन की बात किया जाए तो इससे दो बिंदु निकल के आते हैं। क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना किसी उत्तरदायित्व के लाभ कमा लिया, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, और दीवानी अधिकार पा करके इसने क्या भू राजस्व की वसूली भरपूर अपना भरता रहा। यानी जो मन चाहा, जितना चाहते थे शोषण करना, उतना शोषण किसानों करके वसूली करते रहते थे। वहीं बिना लाभ के, जबकि नजमुद्दौला को राजस्व की वसूली नहीं करने के मिला, तो जाहिर सी बात से कोई लाभ नहीं था, फिर भी वह प्रशासनिक उत्तरदायित्व को निभाया, यानी जिम्मेदारी को निभाया। आप कह सकते हैं कि बिना लाभ के नवाब ने उत्तरदायित्व प्रशासन की जिम्मेदारी ले ली। तो अगर ये देखा जाए तो नुकसान किसका है? नवाब का है, जबकि इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बैठे बिठाए वसूली होती रहती थी, जितना चाहते थे उतना उनको मिलता रहता था। अगली हेडिंग हमारी क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैत शासन की नीति क्यों अपनाई गई? अब आपको हेडिंग बनाएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा द्वैत शासन की नीति क्यों अपनाई गई? ये बातें हैं, क्यों अपनाई गई? तो आप लिखेंगे और समझते रहेंगे। मैं एक आपको कीवर्ड दे रहा हूं, जन विरोध की आशंका। ऐसा कौन सा कारण था उन्होंने डायआर्की सिस्टम को बंगाल में अप्लाई किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों अपनाया इस नीति को? पहला रीजन क्या है? जन विरोध की आशंका। कैसे लिखेंगे आप, समझेंगे, रुकिए मैं समझ लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि अगर सीधे सत्ता हम अपने हाथ में ले लेते हैं तो हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो जाएगा? जनता खड़ी हो जाएगी, यानी हमें उसके विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो व्यापारी थे। अचानक अगर हम राजनीतिक तौर पर सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे तो यहाँ की जो जनसंख्या ने, जो लोग हैं, जनता जो है, वो विरोध करना शुरू कर देगी। इसी वजह से उन लोगों ने सीधे पूरी सत्ता हाथ में ना लेकर के क्या किया? डायआर्की सिस्टम को अप्लाई किया, उसके मतलब राज्य के अधिकारों को बांट दिया, जिससे जनता विरोध ना कर सके। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए। अब ये कीवर्ड है, आपका ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सत्ता हाथ में लेने से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सीधे सत्ता हाथ में लेने से उसके खिलाफ जन विरोध का खतरा हो सकता था। जन विरोध का खतरा हो सकता था। तो ब्रैकेट में इस कीवर्ड को लिख लेना बेटा,
जन विरोध की आशंका। दूसरे कीवर्ड क्या है? अन्य यूरोपीय कंपनियों द्वारा विरोध। दूसरा इसका है। अब ये कैसे? अन्य यूरोपीय कंपनी मतलब पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, इनके द्वारा विरोध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किया जा सकता था। और अगर मान लो विरोध करते यूरोपीय कंपनियां, जो अंग्रेजों के अलावा की बात चल रही, यानी डच, पुर्तगाली और कौन, फ्रांसीसी, अगर इस बात का विरोध करते कि आप सत्ता सीधे किसके हाथ में है, इस जो है ब्रिटिश कंपनी के हाथ में है, तो उस विरोध के करने पर अगर यूरोपीय कंपनियां विरोध करती तो उनका साथ कौन देता? साथ जो स्थानीय लोग थे वो भी खड़े हो जाते, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पे शासन करना दूभर हो जाता। इस भय से भी उन लोगों ने क्या किया? डायआर्की सिस्टम को अप्लाई किया। दूसरा लिखिए, पुर्तगाली, या लिख सकते हैं क्या, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि द्वारा विरोध किया जा सकता था, विरोध किया जा सकता था और स्थानीय लोगों से सहायता ली जा सकती थी, और स्थानीय लोगों से सहायता ली जा सकती थी, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था। एग्जाम्पल है उस पर, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में किया था। नेक्स्ट, अन्य, तीसरा कारण, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के विरोध का भय। हो गया भय। ये कीवर्ड बाद में लिखते रहना, ठीक है? इसको बाद में जब कंप्लीट हो जाए तो कीवर्ड अपना रख दीजिएगा, जिससे आपको ही याद करना रहेगा, आप समझ जाएंगे कहानी को। लिखिए बेटा, मराठा, मैसूर आदि, मराठा, मैसूर आदि अन्य क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा भी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, द्वारा भी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। चौथा क्या कारण था? प्रशिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी का अभाव। कर्मचारी का अभाव लिख दिया। अब समझिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जानते हैं ट्रेंड कौन नहीं था, ऑफिसर नहीं थे और ना ही कोई कर्मचारी थे योग्य कि वो इतने बड़े राज्य पर शासन कर सकते। लिख दीजिएगा इस बात को। बंगाल जैसे विशाल क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए, बंगाल जैसे विशाल क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए जरूरी प्रशिक्षित कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे। संभालने के लिए जरूरी प्रशिक्षित कर्मचारी और अधिकारी नहीं थे। पांचवी बात, ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का, हस्तक्षेप लिखा था ना, हस्तक्षेप का डर। यानी आप समझिएगा, समझिए मेरी बात पहले। जानते हैं अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेती तो उसे, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अधीन थी? ब्रिटिश सरकार के अधीन थी, तो बार बार वो कंपनी थी और कंपनी जब शासन करती तो क्या होता कि ब्रिटिश सरकार बार बार उसके कार्यों में इंटरफेयर करता रहता। इस बात से भी
कंपनी ने क्या किया, डायरकी सिस्टम अप्लाई किया। देखिए, कंपनी द्वारा शासन सीधे हाथों में लेने से, कंपनी द्वारा शासन सीधे हाथों में लेने से ब्रिटिश सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता था। हस्तक्षेप किया जा सकता था। इससे उसका खर्च बढ़ सकता था। इससे उसका खर्च बढ़ सकता था। और लास्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक, लिख देना ऐसे सीधा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक उसे शासन करने की अनुमति नहीं दिए। बस ये रीजंस हैं। यानी कंपनी के मालिकों ने उसे सीधे प्रशासन की अनुमति नहीं दी, ये लिख सकते हैं। उसे सीधे लिख दीजिएगा, मालिक उसे सीधे प्रशासन, सीधे शासन है ना, सीधे शासन की अनुमति नहीं दी। सीधे शासन की अनुमति नहीं दी। तो इसीलिए क्या किया गया, इसीलिए बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैत शासन की शुरुआत की। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ जो लिखा गया है क्या, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वारा बंगाल में द्वैत शासन जैसी पॉलिसी को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि उसे लोगों के विरोध की आशंका थी, है ना। दूसरा क्या, अन्य यूरोपीय कंपनी से पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, उनके विरोध से डर रहे थे कि वो विरोध करेंगे तो स्थानीय लोग उनकी मदद करेंगे, तो हम शासन नहीं कर पाएंगे, सब विद्रोह होता रहेगा। अन्य क्षेत्रीय से मराठा, मैसूर, ये जो थे, इनसे भी ये डरते थे कि अगर हम सीधे शासन करेंगे तो ये भी बार बार क्या करेंगे, आक्रमण करते, हम शासन नहीं कर पाएंगे भय में। और इनके पास प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी नहीं थे, इसलिए भी इन्होंने सीधे बंगाल का शासन अपने हाथों में नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का भी इन्हें भय था, किस बात को लेकर, कि अगर मान लेते हैं हम सीधे शासन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही हम हैं, तो हमें क्या देना पड़ेगा, ब्रिटिश सरकार को भी कर देना पड़ेगा, जिससे हमारा खर्च बढ़ जाएगा। और लास्ट की जो बात थी, ये इनको इस बात का भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, पार्टनर से भागीदार थे, उन लोगों ने कंपनी को सीधे शासन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी। और जब अनुमति नहीं दिए तो जाहिर सी बात है, इनकी क्या मजबूरी हो गई, इनकी मजबूरी हो गई ये कि अब आपको द्वैत शासन ही लाना होगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि हमने आपको बता दिया कि द्वैत शासन का अर्थ क्या है, ये मैंने बता दिया। द्वैत शासन का अर्थ क्या है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्यों द्वैत शासन लागू किया गया बंगाल में, और हमने ये बता दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैत शासन की नीति के बारे में सोचा ही क्यों, यही मैंने आपको बता दिया। अब हमें ये जानना है कि बंगाल में द्वैत शासन का परिणाम क्या है, या इस द्वैत शासन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, उन पे चर्चा हम करने वाले हैं। यानी ये परिणाम का अध्ययन हमें करना है। और यह यहाँ पर आप ये समझिएगा कि ये सीधा मेंस का था मामला, यानी मेंस क्वेश्चन यहाँ सीधा है। परिणाम पर भी आपका मेंस के 2 सवाल अभी आपके सामने पड़े हुए, 2 क्वेश्चन निकाले जाएंगे यहाँ से। यानी बंगाल में द्वैत शासन क्यों लागू किया गया, लागू करने के पीछे क्या कारण थे, और उसने लागू होने के पश्चात उसका प्रभाव बंगाल पे किस हद तक पड़ा, या भारतीय क्षेत्र कहाँ तक इससे प्रभावित हुए, या भारत में बंगाल में द्वैत शासन लागू होने से उसके क्या परिणाम हुए थे, चर्चा कीजिए। सीधा सवाल, यानी मेंस का सीधा सवाल आपके सामने आएगा। क्या रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के कारणों को चर्चा करते हुए यह भी बताइए कि उसके क्या प्रभाव पड़े। लीजिए, सवाल जितना घुमाया जाएगा, जितना सवाल क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और द्वैत शासन
का अंत क्यों किया गया? द्वैत शासन में क्या दोष थे? किन कारणों से द्वैत शासन का वॉरेन हेस्टिंग द्वारा अंत कर दिया गया? ऐसे मेंस के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि यानी द्वैत शासन का अंत के कारणों पर चर्चा कीजिए। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कुछ नीतियों को अपनाते हुए द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, जिसके लाभ एवं क्या लाभ थे और दोषों पर चर्चा करते हुए यह भी स्पष्ट करें कि उसका अंत क्यों कर दिया गया। क्वेश्चन मार्क। पूरा जितना हम पढ़ाएंगे पूरा उसी मार्क के सेटअप हो गया, यानी मेंस भी कवर, प्री भी कवर। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करने वाले क्या आपसे हैं, बंगाल में लागू हुए द्वैत शासन के क्या परिणाम थे। इस पर हमारा लेक्चर नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। आपको अच्छा लगे, ये समझ में आए, जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। लोगों तक पहुंचाएंगे तो उद्देश्य मेरा पूरा होगा। यह एक निःशुल्क शिक्षा प्रणाली मेरे द्वारा है कि मैं निःशुल्क शिक्षा देना चाहता हूँ। कहाँ? यूट्यूब पर। इस पर आपसे कोई फीस नहीं है। अपना सुझाव दिल खोल के दीजिए, लोगों तक भी मुझे दिल खोल के पहुँचाइए, सबके दिलों तक पहुँचा दीजिए तो लोग लाभ ले सकें, और संसाधन विहीन लोगों तक बिल्कुल पहुँचाइए जो इससे लाभ ले सकें और अंतिम रूप से अपने उद्देश्य को पूरा करके जिस पद पर पहुँचना चाहते हैं चयनित हो जाएं। धन्यवाद।